निवेदन करता हूं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री से कि आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की सीधी भर्ती पुलिस में करा दीजिए। मुखौटा क्यों रखे हुए हैं आप यूपी पुलिस का? जो तानाशाही प्रवृत्ति रखते हैं उनका हमेशा ये स्वार्थ होता है कि पूरे समाज का क्रिमिनलाइजेशन हो जाए। पुलिस में भी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुत्व के गुंडे भर्ती किए गए हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए कैडर भर्ती किए गए। मैं 40 साल से आरएसएस का जमीन पर काम करने का जो तरीका है उस पर काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। अतीक अहमद और अशराफ अहमद की हत्या के बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीति की बहस की दिशा बदल गई। दिशा इस तरफ मुड़ गई है कि सरकार अपराधीकरण को रोक रही है या सरकार अपराधीकरण और कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही। यह सवाल बड़े हैं क्योंकि उसमें 3 युवा जो शामिल हुए हैं वह उन गरीब घरों से हैं जिनके घर ढंग से संतुलित आहार तक की सुविधा नहीं है, पढ़े लिखे तो नहीं है। ऐसे में यह बात न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है। इन्हीं बातों को समझने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब हैं। वह भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के जानकार हैं, फासीवाद के जानकार हैं और साथ ही साथ राजनीति के अपराधीकरण के उन सूत्रों को भी पकड़ते हैं जहां से राजनीति और अपराधीकरण में फर्क रखना मुश्किल हो जाता है। तो सर, आपका स्वागत है जनज्वार में। और पहली बातचीत की शुरुआत इसी बात से कि अतीक अहमद के इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो आपके दिमाग में पहली बात आ रही है सांप्रदायिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और राजनीति के अपराधीकरण की दृष्टि से, वो क्या है? नहीं, ये बड़ा दुखद और बड़ा शर्मनाक जो कुछ हो रहा है सारे देश में भी और यूपी में खास तौर पर, वो समझ में नहीं आता कि सुबह जब आप उठकर अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखना शुरू करते हैं तो आपकी क्या हालत होती है कि आज क्या होगा। और एक पॉलिटिकल साइंस और एक सोशल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शासक वर्ग जो फांसीवादी प्रवृत्ति रखते हैं, जो तानाशाही प्रवृत्ति रखते हैं, उनका हमेशा ये स्वार्थ होता है कि पूरे समाज का क्रिमिनलाइजेशन हो जाए, पूरे समाज का अपराधीकरण हो जाए। और लातिन अमेरिका के देशों में इस पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बहुत काम किया है। यानी जब लातिनी अमेरिका को लूटने के लिए यूरोप के जो साम्राज्यवादी देश थे और अभी पिछले दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, तो उन्होंने बिल्कुल ये किया कि वहां के नौजवानों को पूरा आपराधिक कामों में लगा दिया जाए। और आप देखते हैं उसी वजह से वहां ड्रग सारा फैला। उससे उसका नतीजा क्या होता है कि शासक वर्गों को किसी रोटी, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी के किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ता है। उनको ये कहना पड़ता है कि देखिए शाम तक जिंदा रखने के लिए देखिए हम आपको जिंदा रखेंगे शाम तक, बाकी कोई सपना, कोई अच्छी तरह से जिंदा रहना, घर बार, नौकरी सब भूल जाता है कि बस आपको गोली नहीं मार दी जाएगी और आप उसका शिकार नहीं होंगे और देखिए हम सारे गुंडों को हम सब मार देंगे। और ये गुंडों के गिरोह होते हैं जो वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, ये माफिया के गिरोह होते हैं जो राष्ट्रपति बनते हैं। और हमारे देश में भी उससे अलग स्थिति नहीं हो रही है। तो ये पॉलिटिकल साइंस में अगर आप गूगल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन दूसरे विश्व युद्ध के बाद शासक वर्गों का, लुटेरे शासक वर्गों का सबसे बड़ा हथियार है। समाज को ऐसे अमानवीय सवालों से जुझवा दिया जाए कि वो हर चीज को भूल जाए और ये कहें कि जो भी सबसे ज्यादा डंडा जला सकता है वही हमको शायद शाम तक जिंदा रखेगा, हालांकि कोई इसमें बचेगा नहीं। ये इस बात को ठीक तरीके से समझ लिया जाए। और दूसरी बात जो यूपी में हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये यूपी में ये जो गुजरात मॉडल है ना आरएसएस और बीजेपी का, आप जरूर वाकिफ होंगे इस बात से, नहीं तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो जान लें कि पिछले 5 साल से गुजरात जो है कस्टोडियल डेथ्स में नंबर 1 है, पिछले 5 साल से लगातार। जो मुजरिम है, अभी वो मुजरिम है, उनको सजा याफ्ता नहीं है, वो पुलिस के संरक्षण में है।
पुलिस के संरक्षण में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा भारत में जो हत्याएं हुई हैं, जो लोग मारे गए हैं, वो पुलिस, यानी पुलिस से बड़ा संरक्षण और कौन देगा? उसके बाद तो मिलिट्री दे सकती है। उसके संरक्षण में मारे गए हैं लोग। तो ये यूपी तो योगी के आने के बाद, यानी वो क्योंकि मोदी जी के खास चहीते हैं और वाइस वर्सा भी है, तो आप ये देखेंगे कि लगभग 180 या 183 182 183 कत्ल हो चुके हैं पुलिस एनकाउंटर में। थानों के अंदर जो मरे हैं उसकी तो गिनती नहीं है पुलिस एनकाउंटर में। और इस पुलिस एनकाउंटर में जो सबके साथ जो वो कर रहे हैं, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान बनाने के लिए इसमें 37% मुसलमान हैं। अभी हम अतीक और अशरफ जो उनके भाई हैं उनकी हत्या पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मोटे तौर पर, जैसे आपने कहा था कि हम थियोरिटिकली भी इसको समझना चाहते हैं, 37% मुसलमान है। और ये 37% मुसलमान जो हैं एक ऐसे प्रांत में जिसमें 17 से 18% मुसलमान है, या शायद 19% है। 19% में उनकी हत्याओं में जो संख्या है वो डबल है उनकी। ये उस सच के साथ है कि जेलों के अंदर, सारे देश के विभिन्न राज्यों के अंदर मुसलमानों की संख्या जो 9% से 17, 18, 19% है, जेलों में उनकी संख्या 40% है। दलितों की, शूद्रों की संख्या जो लगभग 50% है, वो 80% तक है जेलों के अंदर। तो इसको हमको याद रखना चाहिए। अच्छा, अब जरा सा हम यहाँ पर आ जाते हैं ये अतीक और अशरफ की हत्या पर। देखिए, एक अभी तक का कोई भी सभ्य समाज हो, और वो सभ्य समाज जो जिसका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये होता है कि जब तक आपको सजा नहीं दी जाएगी, आप जो है बेकसूर होते हैं। जी जी जी। तो ये तो मलियामेट कर दिया, ये तो उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया। और आप ये देखेंगे कि जिन पर कोई मुकदमा भी नहीं था, उनको जो चार बड़े हमारे विद्वान थे हमारे देश के, हिंदुत्व और आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों ने कैसे गौरी लंकेश की हत्या की, एमएम कालबुर्गी की हत्या की, गोविंद पंसारे की हत्या की, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की, और बहुत बहुत दूसरे लोगों की हत्या की। गांधी जी की हत्या से शुरू हुआ था, हमारी देश की आजादी जो थी गांधी जी की हत्या से शुरू हुई थी, और वो हिंदुत्ववादी लोगों ने की थी। इसकी खास बात यह है, जो मैं क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहा था कि नौजवानों को आप पूरा क्राइम की तरफ उसी ले बात दें। को थोड़ा और समझना चाहेंगे कि जी राजनीति के अपराधीकरण की बात लगभग 4 दशक पुरानी हो चुकी है। जी समाज के अपराधीकरण की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। वह प्रक्रिया दिखाई देने लगी है। अपराधीकरण के जो भी परिभाषा है, जैसे हिंसा पर समाज का बड़ा हिस्सा खुश होता है, किसी को जी मार दिए जाने पर समाज का बड़ा हिस्सा खुश जी होता है, जी किसी का कत्ल कर दिए जाने या कहीं किसी को समाज में दबा दिए जाने के बाद खुश होता है। यही अपराधीकरण के लक्षण भी होते हैं। जी। किसी के, कहते हैं मनोवैज्ञानिक तौर पर, दिमागी पागलपन के भी लक्षण होते हैं। तो एक समाज जब सामाजिक ये अपराधीकरण दिमागी की तरफ, नहीं भाई, अजय भाई, जी ये दिमागी पागलपन नहीं होता, ये एक जी, बहुत तो प्लान मैं उनका सिर्फ दिमाग में भरा सवाल ये जाता है। रख जैसे रहा हम इन हूं चीजों कि पर अगर आएंगे। अगर सामाजिक अपराधीकरण, अगर राजनीतिक अपराधीकरण के बाद क्या भारतीय समाज अपनी अगली गति सामाजिक अपराधीकरण की तरफ बढ़ रहा है? मेरा सिर्फ जी सवाल ये है। जी बिल्कुल, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैंने आपसे कहा कि ये गांधी जी की हत्या के साथ शुरू हो गया था। जी गांधी जी की हत्या के साथ ही शुरू हो गया था। आप इस बात से वाकिफ हैं कि गांधी जी का जो शहादत दिवस होता है, 30 जनवरी, जी 30 जनवरी जो होता है, हम्म उस दिन आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, आरएसएस के कैडर, उनके आईटी सेल के लोग ये कहते हैं कि आज वोटिंग करा लीजिए हम्म। कि गांधी की हत्या के पक्ष में के कितने खिलाफ लोग हैं, ज्यादा और ठीक बात है, बताएंगे, या गुड या से। जो पिस्तौल, या जो वो कातिल की, हत्यारे की, हिंदुत्ववादी हत्यारे की जो पिस्तौल थी, उसके पक्ष में ज्यादा वोट आएंगे। मैं जरा सा एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे मैं फिर उसी पॉलिटिक्स पर आ रहा हूँ, क्रिमिनलाइजेशन के। देखिए, ये तीन नौजवान लड़के हैं, जी अरुण मौर्य, जी। दूसरे हैं सन्नी पुरान, सन्नी सिंह करके हैं, और लोकेश तीसरे तिवारी। की हाँ लवलेश तिवारी जी। हाँ, लोकेश ये तिवारी, सन्नी पाल और अरुण मौर्य। जी जी हाँ जी,
ये तीनों के तीनों बहुत सारे अपराधों के अंदर इन पर एफआईआर है, इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। यानी मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका पुलिस के साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इनमें से एक पर 13 केस हैं, एक में 4 से ज्यादा केस हैं। और अरुण मौर्य जिसने गोलियां चलाई हैं सीधी, जो कहा जाता है, जो पुलिस का वर्जन है, वो तो हथियार रखने पर और जान से मारने पर उस पर हरियाणा के अंदर उस पर केसेस हैं, और उसके बावजूद उसको बेल मिली है। देखिए ये कैसे हो रहा है कि मैं ये पुलिस जो कर रही है, पुलिस में भी क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुत्व के गुंडे भर्ती किए गए, हिंदुत्व से जुड़े हुए कैडर भर्ती किए गए। मैं 40 साल से आरएसएस का जमीन पर काम करने का जो तरीका है उस पर काम कर रहा हूं। मैंने दो गरीबों की बस्तियां, एक दिल्ली के अंदर, एक फरीदाबाद के अंदर, उसमें बहुत गहराई से काम किया है। वहां बहुत सालों से और पिछले मोदी के आने के बाद एक खास काम क्या हुआ है कि आरएसएस के जो संगठन करता है, जहां गरीबों की बस्तियां हैं, जहां दलितों की बस्तियां हैं, वहां नौजवानों के बीच में आते हैं और ये कहते हैं कि तुमको हम लेकर चलेंगे, बस आएगी, 200 रुपए तुम्हें मिलेंगे, 400 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए मिलेंगे, खाना खाना तुमको मिलेगा, चलकर पिटाई करनी है, चलकर पिटाई करनी है, और सारी जिम्मेदारी है। और वो उसके बाद जब एक बार जाके पिटाई करके आते हैं, उन पर कुछ नहीं होता, तो फिर और नौजवान लड़के वहां जुड़ जाते हैं, हमारे दलितों के, गरीबों के। मैं एक दिल्ली की एक बहुत बड़ी बस्ती का आपको बता रहा हूं कि वहां इमरजेंसी के उजड़ कर वो बस्ती बसाई गई, तो उसमें हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं है, जातियों का बंटवारा नहीं है, तो वहां पूरे के पूरे इलाके में आरडब्ल्यूए बनती है। आरडब्ल्यूए पर ये हिंदुत्ववादी जो लोग होते हैं, इनका कब्जा हो जाता है आरडब्ल्यूए पर। आप देखेंगे सारे देश में लगभग यही स्थिति है। अब आरडब्ल्यूए क्या क्या करती है, अजय भाई जरा सुनने की बात है, थोड़ा लंबी बात हो जा रही है, लेकिन समझ लीजिए क्या होता है। आरडब्ल्यूए क्या करती है कि कुछ लोगों को तय करती है, आप पुलिस के साथ जो कमेटी बनेगी उसके मेंबर रहेंगे, सारी ऊंची जाति के होते हैं। स्कूल के साथ जो डील करेगी वो कमेटी बनेगी जी। एमसीडी के साथ जो बनेगी वो कमेटी बनेगी। लेकिन वो एक ग्रुप बनाते हैं कि जो हिंदू मजार पर, उस इलाके में मजार पर शनिवार को जा रहे हैं, उनकी पिटाई करना, उनका हाथ पैर तोड़ना, और उन मजारों को हटाना, ये करना। ये इसमें किनकी भर्ती करते हैं वो? इसमें सारे के सारे दलित बच्चों की भर्ती करते हैं। थाने के लिए ऊंची जाति, स्कूल के साथ जो डील करेगा ऊंची जाति, एमसीडी के साथ जो डील करेगा वो ऊंची जाति के बच्चे। और ये जो पिटाई करने की जो वो ग्रुप बनाएंगे कि शनिवार को, या इनका काम यह है कि कहीं पर गिरजा घर है तो उसके सामने पीपल का पेड़ लगाना है, मस्जिद है तो उसके सामने पीपल का पेड़ लगाना है, ये सब करना, ये इनसे कराएंगे। तो आप ये देखेंगे ये तीनों बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे बदहालों के बच्चे हैं, और ये हिंदुत्ववादी फैशिज्म के ये सबसे बड़े हथियारे साबित हो रहे हैं। और बिल्कुल यही मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग ने यही काम 1947 से पहले बेरोजगार मुसलमान नौजवानों के लिए किया था। लेकिन बात यह था कि मुस्लिम लीग जंग हारती हुई थी। ये जो हिंदुत्ववादी लोग, जो हिंदुत्ववादी शासक कर रहे हैं, ये तो मेजॉरिटी के तहत भी राज इनका चल रहा है। भाई आप एक बात बताइए, ये जो हो रहा है यूपी के अंदर योगी की सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, वो तो सत्ता में है। मोदी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। यहीं पर अजय भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। देखिए ये सारी हत्याएं कैसे होंगी? ये होंगी जब भी कोई सतपाल मलिक जैसा बंदा कुछ लेकर आएगा जी। जब भी ये पता लगेगा कि तो सर, अगर आपकी एक नई बात चूंकि शुरू की आपने, सत्यपाल मलिक के जो खुलासे थे, चाहे वह पुलवामा में मारे गए 40 सीआरपीएफ के जवानों का प्रश्न हो, या फिर भ्रष्टाचार का प्रश्न हो, जो कि सीधे दलाली की बात है 300 करोड़ की, जिसमें कि सीधे राम माधव जो आरएसएस से आते हैं, भाजपा के महासचिव रहे हैं। दूसरा, अमित शाह से उसका रिश्ता है। तीसरा, अंबानी से रिश्ता है। चूंकि यह सवाल बड़ा और राष्ट्रीय था और देश हित का बड़ा प्रश्न था, तो क्या इसलिए भी समाज का अपराधीकरण सरकारें कर रही हैं? मैं बार बार बिल्कुल ये बहुत प्लान्ड है। और आप किरण पटेल को मत भूलिए जी, किरण पटेल को मत भूलिए। 6 महीने वो घूमता रहा, वो डील कराता रहा, वो भारत के सारे सबसे सुरक्षित, सबसे गार्डेड स्थान पर जाता रहा।
ये सारा बदल जाएगा। और दूसरी बात यह है, माफ कीजिए मुझे हमारी जो न्यायपालिका है, नीचे की तो हालत खराब है, ऊंची न्यायपालिका पर भी मुझे शर्म आने लगी है जी। शर्म आने लगी है। 28 मार्च को ये बंदा जो मारा गया, इसको खतरा था, मतलब ये बहुत बहुत माफिया है अब। लेकिन बात यह है, हमने सबने तथा कथित माफिया भी नहीं कह रहे हैं, अलेजेड माफिया भी नहीं कह रहे हैं, सीधा माफिया हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं ये माफिया है। माफिया को भी देश के संविधान के अंदर जिंदा रहने का हक है, राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ के अंदर वो कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट इसको हिंदुत्व के जो ये लफंगे जिन्होंने गोली मारी है उनके आगे खिसका देती है कि हाँ मार दो। और सुप्रीम कोर्ट का शर्मनाक बयान कि राज्य तुम्हारा ध्यान रखेगी, सुप्रीम कोर्ट का यही मतलब था कि राज्य तुमको जान से मार देगी। हम भी चाहते हैं कि तुम राज्य को जान से मार दो। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर ताले लगा देने चाहिए, क्योंकि अगर इस देश में गुंडागर्दी में ही सब मारे जाने हैं तो ये दिखावा करने की क्या जरूरत है? क्या सुप्रीम कोर्ट देश के साथ माफी मांगेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट अतीक, और उससे पहले मत भूलिए उसके बेटे को मारा है, 19 साल के बेटे को, 19 साल के बेटे को मारा है। और जो लोग खुशी मना रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं बड़ा मजा आया, सिखा दिया हमने, तो सबक सिखा दिया हमने, तो वो इस बात को नहीं भूलें कि सिर्फ 37% मुसलमान गुंडे कहकर मारे गए हैं, 63% हिंदू ही हैं। तो ये जश्न जो है, ये जश्न स्यापा सारे देश के लिए स्यापा हो जाएगा, सारे देश के लिए स्यापा हो जाएगा। मतलब और ये कि अगर राजनीति का अपराधीकरण सामाजिक अपराधीकरण में अगर मिल जाता है तो सर भारत के भविष्य को किधर की तरफ देखते हैं आप, कहाँ जाएगा? अगर यह दोनों मिल जाता है तो क्या यही फांसीवाद होगा या यही तानाशाही होगी? फांसीवाद के आगे से, जी फांसीवाद के आगे से बहुत आगे स्टेज जा चुका। जी। अब आप जिस शाख पर बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं, अब आप उसी शाख को काट रहे हैं। देखिए, एक बात को अच्छी तरीके से हम समझ लें, जब हम इस देश के बेरोजगार नौजवानों को हथियार से, जिसको पे भी गुस्सा है हथियार उठाना करेंगे, तो मुसलमान तो 14% है, 82, 83, 84% तो हिंदू हैं। मतलब ये कि गृह युद्ध जैसी स्थिति की तरफ हमारे शासक हमारे देश को धकेल रहे। दिस विल नॉट बी मुसलमान बनाम हिंदू बनाम मुसलमान, दिस वुड बी हिंदू बनाम हिंदू। जी। देखिए ना, आप जब अडानी अंबानी रहेंगे तो हिंदू भाई जॉब जाएंगे, मुसलमान सबसे नीचे खड़े हैं पायदान पर, जॉब तो ज्यादा हिंदुओं के जाएंगे ना। आप जरा बताइए इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसकी कीमत चुकाएगा। और मुझे लग रहा है कि जब आप बात खत्म करना चाहेंगे, मुझे 1 मिनट पहले बताइएगा, यही स्थिति जर्मनी के अंदर आई थी कि फांसीवाद कैसे सबको अलग अलग करके मार पाया था। मैं मार्टिन न्यूमिलर की 4-6 लाइनें आपको सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। आज जो खुश हो रहे हैं कि वो मारा गया, वो मारा गया, वो मारा गया, जी, ये जो अडानी अंबानी है जिन्होंने मिडिल क्लास के खरबों रुपए का सत्यानाश करा दिया, उसमें 1% भी मुसलमान नहीं होंगे। जो हाई आईटी के जॉब जा रहे हैं उसमें 1-2% मुसलमान होंगे, उसमें 98% हिंदुओं के जॉब जा रहे हैं। तो ठीक है सर, वो लाइन सुनाए आप जो आप कह रहे हैं। जी, ये मार्टिन न्यूमिलियर एक पादरी थे, और पादरी बहुत सारे हिटलर के साथ ज्वाइन कर गए थे, खासतौर पे कैथोलिक चर्च जो था वो उनको ज्वाइन कर गया था, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट थे और ये इनको जेल में डाल दिया था इस तरह के गीत लिखने की वजह से। बहुत लंबी कविता है, इसको साथी लोग अपने आप भारत के हिसाब से नाम जोड़ लें। जर्मनी में नाजी सबसे पहले कम्युनिस्टों को लेने आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वह यहूदियों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वह मजदूर संगठनों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं मजदूर कार्यकर्ता नहीं था। फिर वो कैथोलिकों को लेने आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट था। फिर वो मुझे लेने आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए भी बोल सके। आज आप सोचेंगे कि ये तो दलित की लड़की के साथ रेप हुआ है, आज मुसलमान लड़की के साथ रेप हुआ है, अरे हमारे साथ क्या हुआ है? आपका नंबर भी आएगा। आज तो मुसलमान एनकाउंटर में मारा गया है, कल दूसरे लोग भी
जो ये गन है। और दूसरी बात यह है, इनके पास टर्किश का गन मिला है। और जो पुलिस की भूमिका है उसको समझ लीजिए, पुलिस उनका रिमांड नहीं लेती है, पुलिस इनसे पूछती नहीं है कि तुम्हारे पास ये हथियार कहां से है, जल्दी से उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में। ये सारा मिलकर चल रहा है। तो मैं एक निवेदन करता हूं हमारे यूपी के मुख्यमंत्री से कि आप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की सीधी भर्ती पुलिस में करा दीजिए। मुखौटा क्यों रखे हुए हैं आप यूपी पुलिस का? ये आप हाशिमपुरा हो या दूसरी जगह हो, वो सब करने की क्या जरूरत है? आप सीधा भर्ती करा दीजिए ना विश्व हिंदू परिषद की और इनकी। बिल्कुल। तो बाहर से आकर किसी को इस देश को तबाह करने की जरूरत नहीं। हमारे न चाहते हुए भी योगी जी आप करा देंगे इस देश का सत्यानाश, और ये हम होने नहीं देंगे, ये इस देश के लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे गुंडों का विरासत वाला देश नहीं है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, कदरी बाबू की भी विरासत का देश है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।